नमस्कार, इनसाइड आउट के पहले शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपको खबरों का इनसाइड आउट बताने वाला आपका साथी राज ठाकुर। अपने शो के जरिए हम बताएंगे आपको खबरों की पूरी इनसाइड स्टोरी। आज के दौर में जितनी तेजी से खबरें आती है उतनी ही तेजी से वो गुम भी हो जाती है। ऐसे दौर में हम आपको खबर की हर बारीकी बताएंगे, उस खबर से जुड़े एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे, खबर की परत दर परत तह तक जाएंगे, झूठ और अफवाहों का नकाब भी हटाएंगे। सोशल मीडिया के दौर में देंगे आपको पुख्ता और फैक्ट चेक के साथ पूरी खबर। इनसाइड आउट में आपके लिए होगी देश विदेश से जुड़ी हर वो खबर जिससे होगा आपका सीधा सरोकार। जंग का मैदान हो या जंग का इतिहास, राजनीति हो या व्यापार, या फिर खेल खिलाड़ी और मनोरंजन की बात, हर फील्ड से जुड़ी खबर का इनसाइड आउट बताएंगे। हम आज इनसाइड आउट में बात करेंगे कश्मीर की, पहलगाम की, या फिर कहें आतंक की, जिसका षड्यंत्र सालों साल पहले रचा जा चुका था। और ऐसे में अगर यह कहा जाए कि तब से लेकर अब तक हमारी सेना लगातार इस षड्यंत्र से लड़ती आ रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। कश्मीर को जन्नत, स्वर्ग, यही तो कहा जाता है ना। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, इतनी खूबसूरत वादियां जिन्हें देखकर आपका मन ना भरे। कहते हैं कुदरत का करिश्मा देखना हो तो एक बार कश्मीर जरूर जाना चाहिए। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हुआ उसके बाद क्या वाकई कश्मीर को जन्नत कहा जाए? अगर आपका जवाब डर की वजह से अब भी ना है तो माफ कीजिएगा, अपनी इस राय को हां में तब्दील कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डर जड़ से उखाड़ फेंकिए, वरना आतंक का जो षड्यंत्र पहलगाम में रचा गया था, आतंकिस्तान के आकाओं ने जो प्लानिंग भारत के लिए, कश्मीर और कश्मीरियों के लिए की थी, वो सफल हो जाएगी। जी हां, ये टेरर अटैक कोई मामूली आतंकी घटना नहीं थी, ये सोची समझी चाल थी। हमला था पटरी पर लौट रहे कश्मीर को वापस बेपटरी करने का, गुलजार हो रहे कश्मीर को वापस बेजार करने का। हुआ भी कुछ वैसा ही। धर्म के नाम पर आतंक का जो हैवानी तांडव पहलगाम की बैसरन घाटी में मचाया गया, उससे पूरा भारत हिल गया। कश्मीर में चली गोलियों की गूंज कन्याकुमारी, बेंगलुरु तक सुनाई दी। रोने चीखने की आवाज हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक को दहला गई। आतंकी हमले का दंश गुजरात को भी लगा तो वहीं पुणे को भी यह सालों तक सालता रहेगा। इस हमले के बाद पहली बार भारत ने कुछ कड़े रुख लिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने से पहले कश्मीर पर बात होना बेहद जरूरी है। दरअसल कश्मीर को जानना, उसके इतिहास को समझना, ये बेहद जरूरी है। बहरहाल, क्योंकि हमने आपको खबरों का इनसाइड आउट बताने का वादा किया है, ऐसे में बात शुरू से शुरू करनी होगी। तब जब कश्मीर भारत का हुआ और तब भी जब नापाक पाक ने इस जन्नत पर पहला डाका डाला था। सन 1947 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हुआ। कई रियासतों का तब जहां भारत में विलय हुआ, वहीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के शासकों ने भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया। भारत ने जूनागढ़ में जहां जनमत संग्रह करवाया, जिसमें वहां की जनता ने भारत के साथ जाने का फैसला लिया था। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का अहम हिस्सा बन गया। वहीं सेना की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भी भारत में विलय हुआ। लेकिन कश्मीर अब भी बचा था। 1947 में जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया गया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर को भारत के विभाजन के दौरान किसी भी डोमिनियन यानी कि भारत या फिर पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए बिना अपनी स्थिति बनाए रखना था। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया और महाराजा हरि सिंह ने इस बारे में आगे चर्चा करने के लिए अपने प्रतिनिधि को दिल्ली भेजने के लिए कहा गया था। हालांकि इस एग्रीमेंट पर चर्चा होती उससे पहले ही 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर परेशान महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। लेकिन जम्मू कश्मीर तब तक भारत संग विलय नहीं हो पाया था। ऐसे में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने यह साफ कर दिया था कि भारतीय सेना कश्मीर की मदद नहीं कर सकती। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से राजा हरि सिंह को एक प्रस्ताव दिया गया था। वो प्रस्ताव क्या था?
वो प्रस्ताव ये था कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें, जिससे भारतीय सेना की मदद कश्मीर तक पहुंच पाए। पाकिस्तानी खतरे को देखते हुए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और फिर 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर डाका डाल चुका था, जिसे आज तक पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। पाक की यही नापाक हरकत भारत के लिए आज तक नासूर बनी हुई है। इस पाक अधिकृत कश्मीर से भारत पर पाकिस्तान कई हमले कर चुका है, हालांकि हर बार पाकिस्तान ने मुंह की ही खाई है। सन 1948 में पहली बार कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुंचा था, जहां पीओके को लेकर भारत की तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया था। 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर में अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। जी हां, कश्मीर का प्रधानमंत्री। 1948 21 अप्रैल को यूएन की ओर से एक संकल्प जारी किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के सामने 3 बातें रखी गई। पहली, सीज फायर। दूसरी, भारत की ओर से सेना को कम करना और तीसरी बात थी जनमत संग्रह करवाना। 31 दिसंबर 1948 को भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, वहीं 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ। इसके बाद कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। धारा 370 से लेकर दिल्ली एग्रीमेंट की रूपरेखा तैयार हुई। सन 1949 जुलाई महीने में शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को भारत की संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया, जिसके बाद अनुच्छेद 370 पर चर्चा शुरू हुई और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत की संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को लेकर एक ड्राफ्ट सौंप दिया, जिसे करीब 5 महीने बाद 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। अनुच्छेद 370 को लेकर 1952 में भारत और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच एक समझौता होता है, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का नाम दिया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलना तय हुआ। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री और राज्यपाल को सदरे रियासत का दर्जा देना तय हुआ। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक आदेश पारित करते हैं, जिसके जरिए संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद 35A भारत के संविधान का एक प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। यह जम्मू कश्मीर विधानमंडल को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। यह अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा था। विशेष दर्जा मिलने के बाद 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान लागू हुआ, जिसके चलते संविधान सभा भंग हुई और राज्य में विधानसभा ने इसकी जगह ले ली। 1962 में एक बड़ा घटनाक्रम होता है। भारत और चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चले और युद्ध के दौरान चीन लद्दाख के अक्साई चीन इलाके पर अपना कब्जा जमा देता है। इसके 3 साल बाद 1965 मई के महीने में जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री और सदरे रियासत वाले दर्जे को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर फिर जंग छिड़ गई। 1965 की जंग। यह युद्ध 5 अगस्त 1965 को शुरू हुआ और 23 सितंबर 1965 को खत्म हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद 1966 में एक बार फिर दोनों देश शांति बहाली की कोशिश में जुटते हैं। 10 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के वजीर आजम अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता होता है। यह समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए हुआ था, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ ने की थी। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान से समझौता कब कहां काफी रहा। पाकिस्तान एक तरफ भारत के साथ एक टेबल पर शांति बहाली के लिए समझौता साइन करता है, तो वहीं दूसरी तरफ से अपनी सेना को हमले का आदेश भी दे देता है। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताशकंद समझौते के बाद भी
कुछ ऐसा ही हुआ था। बहरहाल युद्ध का सिलसिला थमता नहीं और 1971 को 3 दिसंबर की तारीख पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ जाता है। 13 दिन चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और नए देश बांग्लादेश का जन्म हो गया। 1972 में भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद पाक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है। समझौते के तहत बातचीत के जरिए कश्मीर विवाद सुलझा लिया जाएगा और किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उधर कश्मीर में साल 1974 में कई सालों बाद शेख अब्दुल्ला को घाटी में फिर से उनकी वापसी होती है। 24 फरवरी 1975 को शेख अब्दुल्ला की तरफ से मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से अधिकारी जी पार्थ सारथी एक समझौता जिसे कश्मीर अकॉर्ड कहा गया, इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। तब इंदिरा गांधी की ओर से बड़ी बात कही जाती है। इंदिरा ने कहा, समय पीछे नहीं जा सकता, जिसका मतलब स्पष्ट था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जनमत संग्रह की कोई गुंजाइश नहीं। इसके 2 साल बाद ही 1977 में शेख अब्दुल्ला की सरकार गिर जाती है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना समर्थन वापस ले लेती है। जून 1977 में जम्मू कश्मीर में फिर चुनाव होते हैं और शेख अब्दुल्ला सरकार बनाने में सफल रहती है। 4 साल तक सत्ता संभालने के बाद 8 सितंबर 1982 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला का निधन हो जाता है, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति में सक्रिय होते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसके 2 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और राजीव गांधी पीएम बन जाते हैं। 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती है और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के खाते में सिर्फ 4 सीट आती है। फ्रंट की ओर से चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जाते हैं। केंद्र की ओर से हस्तक्षेप होने के बाद घाटी में विद्रोह के सुर तेज होते जाते हैं और सशस्त्र मिलिट्री सक्रिय हो जाती है। इसी दौरान 1989 8 दिसंबर को महबूबा मुफ्ती की बहन रोबेया सईद का अपहरण हो जाता है, जिसकी एवज में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 साथियों को रिहा कर दिया जाता है। उस दौर में महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। 90 का दशक घाटी में भयंकर असंतोष लेकर आता है। 5 जुलाई 1990 को पहली बार कश्मीर में अफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया जाता है और घाटी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दे दी जाती है। लेकिन अफसपा लगने के 14 दिन बाद ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घटना हुई। कश्मीरी पंडितों का पलायन, बेकसूरों की हत्या, आतंकियों का जोर चलने लगता है और 1 महीने के अंदर करीब 3.5 लाख पंडितों को घाटी छोड़कर जाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में भड़की हिंसा के बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन होता है और अलगाववादी संगठन मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। हालांकि 1995 के साल में हिंसा कुछ कम नहीं होती। इस दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी सदन में बयान देते हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जाएगा। 1996 में जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद फिर चुनाव करवाए जाते हैं। चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है और वो सीएम बनते हैं। 1999 में पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे करने की एक और पहल होती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 फरवरी 1999 को बस के जरिए पाकिस्तान दौरे पर जाते हैं। लाहौर में इस यात्रा के दौरान पाक पीएम नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन इस यात्रा के महज 3 महीने बाद ही पाकिस्तान फिर गुस्ताखी कर बैठता है। 8 मई 1999 को पाकिस्तान फौजियों और कश्मीरी आतंकियों को कारगिल की चोटी पर देखा जाता है। 26 जुलाई तक चले कारगिल वॉर में भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। इसी साल यानी 1999 में 24 दिसंबर के दिन आतंकी इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज IC-814 को हाईजैक करते हैं, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद
उमर सईद को रिहा कर दिया जाता है। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर स्थित विधानसभा फिदायनी हमले से दहल जाती है। इसी साल यानी 2001 में 13 दिसंबर को भारत की संसद पर भी आतंकी हमला होता है। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच मुलाकात होती है। शांति की बात भी होती है। पीएम मनमोहन सिंह कश्मीर के तमाम नेताओं संग बातचीत का सिलसिला भी जारी रखते हैं और हिंसा को रोकने और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने पर सहमति भी बन जाती है। इसी बातचीत के दौर के बीच 31 मई 2006 को आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाकों में हमला किया था। गुजरात से आए यात्रियों की बस पर ग्रेनेड से हमला किया जाता है। इस हमले में 8 यात्रियों की जान गई। 2008 का अमरनाथ जमीन विवाद, 2010 में कश्मीरी नौजवानों की मौत के बाद घाटी में फिर हिंसा का दौर शुरू होता है। पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों के साथ टकराव की ये हालात कश्मीर में बदलते नहीं हैं। 2015 में घाटी में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने की भूमिका में नजर आती है। कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम तो बीजेपी की तरफ से निर्मल कुमार सिंह उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। 7 जनवरी 2016 को पीडीपी प्रमुख और सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो जाता है। इसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का सीएम बनाया जाता है। इसके ठीक 6 महीने बाद 8 जुलाई 2016 यही वो तारीख थी जिस दिन सुरक्षा बलों द्वारा हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी को ढेर कर दिया जाता है। कश्मीर में इसके बाद जमकर हिंसा होती है। 2016 18 सितंबर ये तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। जैश के 5 आतंकी उरी स्थित भारतीय सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। इस हमले में 19 जवान शहीद होते हैं। इस घटना के 10 दिन बाद ही भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती है। पीओके में 3 किलोमीटर अंदर जाकर कुल 38 आतंकियों को मार दिया जाता है। लेकिन आतंकिस्तान को भला किससे खौफ था? 2017 11 जुलाई को आतंकी एक बार फिर अमरनाथ यात्रियों की बस को निशाना बनाते हैं। गोलीबारी में 7 यात्रियों की मौत होती है, 19 गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। घाटी में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बीजेपी पीडीपी के बेमेल गठबंधन में भी फूट पड़ने लगती है। 2018 में करीब 40 महीने तक पीडीपी संग सरकार चलाने के बाद बीजेपी 19 जून को गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देती है। 2018 में बीजेपी पीडीपी की सरकार गिरने के बाद सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया जाता है। और इसके बाद होता है पुलवामा हमला। 2019 में 14 फरवरी के दिन जैश के आतंकी पुलवामा में विस्फोट से लदी कार में सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मारते हैं। और यह टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि हमले में कुल 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले के ठीक 14 दिन बाद भारतीय वायुसेना बालाकोट स्थित जैश कैंप पर एयर स्ट्राइक करती है। कुल 12 मिराज विमान पाकिस्तान सीमा में दाखिल होते हैं। बालाकोट में बम बरसाए जाते हैं। इस कार्रवाई में सैकड़ों आतंकी मारे जाते हैं। 2019 में देश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी होती है और 5 अगस्त को होता है उस फैसले का ऐलान जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान करते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला भी होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान होता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मेरे कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे,
वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। मोदी सरकार के इस कदम की पाकिस्तान भरसक आलोचना करता है, लेकिन उसे उसका फायदा नहीं मिलता। भारत के इस फैसले का यूएन समेत पूरी दुनिया सम्मान करती है और नतीजा सबके सामने। घाटी में शांति लौटती है, युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा होते हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। कश्मीर इतना सेफ हो जाता है कि 2023 मई महीने में सरकार G20 के डेलीगेशन तक को कश्मीर विजिट पर लेकर जाती है। लेकिन गुलजार कश्मीर आतंकिस्तान को कैसे रास आता? नतीजा 2025 में पहलगाम में देखने को मिलता है। भारत पर आतंकी हमले की एक लंबी फहरिस्त है। आतंकी आग में हमने आपने ना जाने कितने नागरिकों को, कितने ही जवानों को खो दिया है। जब उस दर्द पर गौर जाता है तब लगता है कि सालों से चली आ रही कश्मीर की टेंशन आखिर कब खत्म होगी। सालों पहले कश्मीर का भारत में मिलना, या फिर कहें कि कुछ हिस्से का यूं अधर में छूट जाना देश हित में था, क्योंकि नुकसान आम जनता को आज भी उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि इस मसले का इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक जल्द हल निकलेगा। इनसाइड आउट के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।